सर्च वारंट सुना है? सर्च वारंट क्या होता है? क्या होता है सर्च वारंट में? घर की तलाशी। जरूरी है घर की तलाशी सिर्फ होगी? ये जो छापा पड़ता है तो वो भी तो एक तरीके का सर्च वारंट जैसा हुआ, नहीं हुआ? ऑफिस की भी हो सकती है ना? चलिए सुनिए इधर। तुम लोग मेरे पर क्यों हंस रहे हो? समय से कुछ याद आ गया क्या तुम लोगों को? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आइए। सर्च वारंट सुनिए। सर्च वारंट कब इशू होता है? अगर कोर्ट को शक है, कोर्ट को क्या है? शक है कि एक पर्सन को हमने क्या भेजा था? समन, या हमने ऑर्डर इशू किया था कि इतने तारीख को ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आ पाओ, लेकिन वो आदमी वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आता नहीं है, या उसको लग रहा है कि शायद वो आएगा नहीं, जैसे भागा हुआ है तो आएगा नहीं, तो ठीक है भाई उसे घर का क्या करा लो? सर्च। घर में रखा होगा ना, या जहां जहां उसका ठिकाना होगा सबको सर्च कर लीजिए। अभी मनीष सिसोदिया के घर पे सर्च नहीं हुआ है? सर्च हुआ। अब पता नहीं क्या मिला क्या नहीं मिला, मुझे नहीं मालूम, है ना? उसके जो बैंक है, बैंक के लॉकर का भी सर्च हुआ कि लॉकर में तो कुछ नहीं रखे हुआ है ना? चलिए अगला। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट और थिंग कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के घर पे है, अब उसे घर से कैसे निकाला जाए भाई? तो सर्च वारंट इशू कर देगा, पुलिस जाएगी, पूरे घर को सर्च करके निकाल लेगी, है क्या नहीं? अगला, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी या ट्रायल के लिए यह जरूरी है कि एक बार जनरल सर्च और इंस्पेक्शन कराया जाए। आप जानते हैं सर्च से तो मिलता है सब कुछ। सर्च ना हो तो कहां पता चलेगा ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है? जब घर का सर्च होता है तो क्या से क्या निकलता है? अच्छा, सर्च सिर्फ ये सीआरपीसी में हो रहा है या इनकम टैक्स एक्ट में भी होता है? जीएसटी में भी होता है, ठीक है? तो जीएसटी में भी होता है, इनकम टैक्स एक्ट में भी होता है, और सीआरपीसी में भी होता है। सीआरपीसी में तब होगा जब क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, लेकिन जीएसटी में तब हुआ होगा, अरे यार तुम लोग, जब, हाँ, जब लग रहा है कि जीएसटी लॉ का कंप्लाइंस नहीं हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में तब होता है जब इनकम टैक्स का क्या हुआ? इवेजन हुआ है। तो सर्च जगह जगह होता है। आइए अगला। हाँ चलिए अगला। हाँ जी, अच्छा लेकिन ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। कुछ लोग एग्जेम्प्टेड हैं। जैसे कौन लोग एग्जेम्प्टेड हैं? याद रखिए, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, पार्सल या अदर थिंग जो किसके कस्टडी में है अभी? पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो याद रखिएगा, फिर वहां पे ये लगेगा नहीं, यहां पे सर्च वारंट नहीं लगेगा। अरे ये तो खुद ही सरकार है, सर्च वारंट इशू करने की क्या जरूरत है? कोर्ट ऑर्डर पास कर देगा, वो जमा कर देगा। नहीं समझ में आया आपको? क्योंकि सुनिए, पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी जो है, जैसे पोस्ट ऑफिस, क्या उसमें सिर्फ एक आदमी का कुछ रखा हुआ है कि बहुतों का रखा हुआ है? अब सब आप सर्च वारंट इशू करोगे सबका चेक हो जाएगा, तो ये तो गलत बात है ना। ऐसे भी ये सब सरकारी है, देखिए सब क्या है, बैंक है जैसे, ये सबके सब सरकारी हैं। आपको सर्च वारंट इशू करने की जरूरत नहीं है। आप अपना एक डिपार्टमेंटल ऑर्डर पास करो तो भी वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देंगे। चलिए आइए, एक केस में और सर्च वारंट इशू हो सकता है, बोलो कब? डीएम को, एसडीएम को, या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को क्या कर लिया गया है? कन्फाइन। किसी पर्सन को क्या कर लिया गया है? कन्फाइन। तो याद रखिएगा, उस केस में भी सर्च वारंट इशू हो सकता है और उस आदमी को छुड़वाया जा सकता है जिसको कन्फाइन करके रखा गया है। कन्फाइन का मतलब कैद करके रखा गया है। अब जैसे मैं बताता हूं, एक छोटा सा केस मेरे साथ हुआ था। एक समय में मेरे यहाँ एक स्टाफ था, उस स्टाफ ने मेरे घर से कुछ पैसे की चोरी कर ली। पैसे की चोरी कर ली तो मेरा बाकी स्टाफ उसको पकड़ के उसको रात भर के लिए हमने अपने ऑफिस में बंद कर दिया, और बाकी स्टाफ को जो करना था किया। लेकिन उसमें देखिए, यही कहते हैं ना कि बेवकूफ लोग जो दुनिया में होते हैं उसको चढ़ाने वाले 100 लोग होते हैं। उसमें पता नहीं कि उसके घर परिवार में कोई सीए था कि कौन था। उसी दिन से मेरा थोड़ा और मामला बिगड़ा इस प्रोफेशन को लेकर। उस सीए उसको भड़का दिया कि जाओ पुलिस में केस कर दो नीतीश कुमार जायसवाल के खिलाफ कि इसने किडनैप कर लिया। उसने केस कर दिया, और ये जो गरीब लोग सब होते हैं उसका जल्दी केस लेता है वो लोग, क्योंकि उसको अमीर से पैसा लेना होता है।
और कुछ नहीं, जस्टिस कहीं नहीं इस देश में। बस इसको क्या लेना है, तो पुलिस को पता चलता है कि अच्छा बड़ा आदमी है, पैसा लो और केस बनाओ मजबूत, जिससे कि और पैसा निकाले वो। मैं यहाँ क्लास लेके ऑफिस गया तो पुलिस सब आई भी है, 10-20 पुलिस पहुंची भी। मैंने पूछा क्या हुआ भाई, तो बरामद हो गया। मैंने कहा क्या बरामद हो गया भाई, मेरे यहां से क्या बरामद कर लिया तुमने? तो बोला कि ये जो लड़के को आपने रखा हुआ है और ये बरामद हो गया, मतलब ऐसा लाइन बोल रहा है जैसे मैंने किडनैप करके रख लिया। फिर मैंने उसको बोला सर आपको थाने चलना पड़ेगा, बाकी अब लक्ष्मी नगर है तो सब जानता ही है। तो कहा सर आपको थाने चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो मैं आता हूँ पीछे से। कहा नहीं सर आप थोड़ा गाड़ी में चल लेते हैं, चूँकि वहाँ SHO साहब चाह रहे थे और ये सब। मैंने कहा गाड़ी में तो नहीं जाऊँगा, मैं पीछे से आ रहा हूँ, तुम निकलो। तो वो गया पहले, अब मेरी दीदी भी IAS ऑफिसर है तो इतना तो बनता ही है, तो वो गया वो। फिर मैं पीछे से रिक्शा पे बैठ के गया है ना, रिक्शा से आराम से बैठ के मैं थाने पहुंचा। थाने पहुंचने के बाद वो शुरू हुआ कहानी कि भाई ये तो अपहरण का केस है, ये है SHO DM SM बोलने लगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं, इधर ही बैठा हुआ हूँ। मैनेजर को बोला कल का क्लास ऑफ करो, इधर ही बैठूंगा, ठीक है। मैंने कहा यार दिन 24 घंटे तो मैं लॉ पर आता हूँ, तो मुझे समझा रहा है। मैंने बोला किडनैपिंग का केस तब लगता है जब 24 घंटे से ज़्यादा हो, 24 घंटा भी हुआ भी नहीं है। दूसरा बात है CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसको हम खाना खिला रहे हैं, किडनैपिंग कहाँ से हो गया? ओपन प्लेस में किडनैपिंग होता है, मुझे समझा रहे हो तुम? अरे नहीं सर ये हो गया, अब आपका समस्या नहीं है, ये हो गया DM SP तक पहुँच गया, CM PM तक पहुँच गया। मैंने अच्छा इधर ही हूँ बैठा हुआ। एक्चुअली वो ये समझते हैं कि देखते कितना परेशान करते हैं, जैसे और आदमी रहेगा अरे बाप रे जल्दी पैसा दे दो, परेशान हो रहा है। मैंने कहा इधर ही बैठो। मैनेजर को मैंने बोला कि यार तुम क्लास ऑफ करो, इधर ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घर पे रहूँगा, यहाँ रहूँगा, बात बराबर है, क्या दिक्कत? काफ़ी देर बैठा रहा, उसके बाद फिर शुरू हुआ कहानी, इतना लूँगा, फिर इतना लूँगा, फिर इतना लूँगा, करते 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 वो इतना तक पहुँच, मतलब इतना से इतना पे पहुँच गया। मैंने बोला कि फिर मेरा स्टाफ मैनेजर सब बोला कि सर हम लोग का थोड़ा ख्याल भी रखता है, ये लोग कुछ केस वेस होता तो देख लेता है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको कुछ दो। मैंने कहा ये कुछ यहाँ ले लो, कुछ ऑफिस में आके ले लेना, पैसा नहीं है। फिर मैं आराम से रिक्शा पे बैठ के वापस आ गया। आप समझिए कि ऐसे वो सर्च वारंट इशू कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो सर्च ही तो किया एक तरीके से। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो ये सारी कहानी देखिए, जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं पैर खींचने वाले 100 लोग मिलते हैं। मैंने तो बहुत अर्ली एज में बहुत सारा कर लिया, छापा पड़ ही गया, पैसा चोरी हो ही गया, कोरोना झेल ही लिया बहुत। जब मेरे पर छापा मारा था वो GST वाला, पता नहीं था, वो खुद बोला था कि काफ़ी यंग एज में आपके ऊपर छापा पड़ गया, हम लोग इतने जगह छापा मारते हैं, इतना यंग एज का कोई नहीं मिलता हमें। मैंने कहा करो भाई, तुमको जो करना करो ना यार, ये क्या बोल रहे हो? छापा तो मार ही दिया ना, छापा मारने से पहले सोचना चाहिए था। लो भाई खोजो क्या निकलता है, खोज लो, है कि नहीं? पर निकला तो कुछ नहीं। तो ये सारी कहानी। हाँ ये है कि मैं GST में फिर रजिस्टर्ड हो गया। मैं उस समय GST में रजिस्टर्ड था ही नहीं, अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए भी। GST में रजिस्टर्ड होते फीस बढ़ जाता है, अब 18% फीस नहीं बढ़ जाएगा बताओ। और जो छोटे कोचिंग हैं जिनका टर्नओवर ही उतना नहीं है, वो GST में रजिस्टर्ड ही नहीं। पर ये गलत है, मेरा मानना सबको GST में रजिस्टर्ड होना चाहिए या किसी को नहीं होना चाहिए। ये गरीबी और अमीरी क्या कर रहे हैं आप?